नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी चलिए PYQ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आपका सहयोग रहा तो हम 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी PYQ हैं उस सारे को करेंगे। तो चलिए 52 क्वेश्चन है। 2020 का ये प्रथम पाली का हो रहा है। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएँ हैं: श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता और प्रबंधात्मकता। सबको पता है इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। प्रबंध के काव्य भक्ति काल से ही लिखे गए, लेकिन खड़ी बोली में यहीं से लिखे गए हैं, बहुत लिखे गए हैं ये द्विवेदी युग में। तो चलिए 2 और 4 सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्या पढ़ते हैं। इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं, जबकि श्रृंगार प्रियता रीतिकाल की विशेषता है एवं लाक्षणिकता छायावाद की विशेषता है। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं हैं? झरना, पथिक, मिलन, रश्मि। यहाँ देखिए, झरना है, सबको पता है कि झरना है, और रश्मि पंत की रचना है, ये भी है उनकी रचना। तो मिलन और पथिक हो गया 2 और 3। ऑप्शन हमारा 2 और 3 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही हो गया कि हमारे छायावाद की रचनाएं नहीं हैं। चलिए पढ़ते हैं व्याख्या। मिलन 1917 ईस्वी एवं पथिक 1920 ईस्वी द्विवेदी युगीन कवि रामनरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं, जबकि झरना 1918 और रश्मि 1932 छायावादी रचनाएं हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की है और रश्मि महादेवी वर्मा की है। पंत की रचना प्रथम रश्मि है। तो चलिए, रश्मि महादेवी की रचना है, कृति है। आगे आते हैं 54 नंबर, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास। कौन सा? सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर। आवारा मसीहा, महाभोज, तमस और झूठा सच। सबको पता है कि तमस और झूठा सच है। महाभोज मनु भंडारी की है और आवारा मसीहा तो जीवनी है, ये तो उपन्यास ही नहीं है। तो चलिए 3 और 4 ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन है 3 और 4। 3 और 4 को सही मारते हैं, देखते हैं व्याख्या क्या कहता है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास तमस और झूठा सच है, जिसके लेखक क्रमशः भीष्म साहनी और यशपाल हैं। जबकि महाभोज उपन्यास के अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी का है। आवारा मसीहा प्रसिद्ध उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर का बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र जी की जीवनी है। तपस उपन्यास के पात्र हैं कनक, रिचर्ड, लीजा और सेल्मा। ऑप्शन देखिए, रिचर्ड और लीजा। रिचर्ड और लीजा जो हैं पति पत्नी रहते हैं। चलिए, तमस के हैं ये दोनों। ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड और लीजा तमस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि सेल्मा अपने अपने अजनबी 1961 उपन्यास की पात्र हैं, तथा कनक झूठा सच 1958 भाग 1 और 1960 भाग 2 आया था उपन्यास की पात्र हैं। अपने अपने अजनबी जो है अज्ञेय का उपन्यास है और झूठा सच जो है यशपाल का उपन्यास है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास महाभोज, आपका बंटी, सैलूश और बसंती। ये तो हमारे सिलेबस पर ही क्वेश्चन है, महाभोज और आपका बंटी। 1 और 2 सही आंसर है, डी। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। सैलूस और बसंती मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है और बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है। आपका बंटी और महाभोज मन्नू भंडारी के चर्चित उपन्यास है। अब आते हैं 57 नंबर कहानी, 57 नंबर क्वेश्चन। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, खाली घर, बसंत का एक दिन, निष्कासन। तो चलिए ऑप्शन देखिए, 1 और 3, 2 और 3, 3 और 1, 1 और 4। तो निष्कासन और धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन दूधनाथ सिंह रचित कहानी संग्रह है, जबकि खाली घर 1969 और बसंत का एक दिन 1982 रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह है। किसका? खाली घर और बसंत का एक दिन रामदरस मिश्र का है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? प्रजा ही रहने दो, बिना दीवारों के घर, उत्तर उर्वशी और नेपथ्य राग। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन है 2 और 4। तो बिना दीवारों के घर और नेपथ्य राग जो है हमारे स्त्री नाटककारों द्वारा रचित रचनाएं हैं। व्याख्या देखते हैं। बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी का नाटक है, बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी का नाटक है, तथा नेपथ्य राग मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक है। ये दोनों प्रसिद्ध महिला नाटककार, जबकि उत्तर उर्वशी हमीदुल्लाह और प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर का नाटक है। ये देखिए, गिरिराज किशोर
साहित्य अकादमी से इनको सब दिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य अकादमी जितने भी प्राप्त लेखक हैं उनकी रचनाओं को, इनके सभी रचनाओं को ध्यान में रहना बहुत आवश्यक है। उसी से क्वेश्चन बना देते हैं। अब आते हैं चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियाँ में से कौन सी है, मतलब सही को चुनना है। संसार भर की नीति पहला है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दूसरा है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तीसरा है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। मेरे हिसाब से ये जो है 3। और पहले चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यव्रत को लौह अग्नागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो केवल 2 और 3 इसका उत्तर होना चाहिए। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। लेकिन ये स्कंदगुप्त का नाटक वाचन संवाद लग रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। बी है ऑप्शन, केवल 2 और 3। जयशंकर प्रसाद लिखित नाटक चंद्रगुप्त में प्रमुख पात्र चाणक्य की संवादोक्तियों में समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है कथन है, जबकि अन्य विकल्प चाणक्य के कथन से संबंध नहीं रखते। यहाँ चाणक्य का कथन था, संबंध नहीं रखते क्योंकि ये अन्य पात्रों के संबंध हैं। अब आते हैं विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। अश्मिता के लिए किस किस को नमन करूं? अंगद की नियति, कुश चंदन की, कुश कपूर की। तो तुम चंदन हम पानी इनकी निबंध है, कुश चंदन की, कुश कपूर की नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है निबंध नहीं है। तो यहाँ देखिए ये उत्तर में है, ये स्टार लगा हुआ है, यानी कि एनटीए ने इसका गलत किया था। हालांकि देखिए अस्मिता के लिए और अंगद की नियति ये विद्यानिवास मिश्र की भी रचना है। और कुछ चंदन कुछ पानी नहीं, तुम चंदन हम पानी है, कुछ चंदन कुछ कपूर की ये विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ चंदन की व्याख्या देखते हैं। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है और किस किस को नमन करूं शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है, जबकि अस्मिता के लिए और अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। यहाँ विकल्प का जो कोड दिया गया है वह असंगत है, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। आगे देखिए निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत, तिरस्कृत, पानी बीच मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो चलिए तिरस्कृत और मेरी पत्नी भेड़िया ये दलित आत्मकथाएं हैं। तो बच जाते हैं आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी। तो 1 और 3 डी में है, ऑप्शन डी में। तो चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। 1 और 3 आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी। मैं 1 2 इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि कभी कुछ लोग वीडियो सुनते सुनते कुछ काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए 1 2 से उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार नाम ही ले रही हूँ। डी है ऑप्शन। व्याख्या देखिए, आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी की आत्मकथा है। आज का अतीत भीष्म साहनी की आत्मकथा है तथा पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है, जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा और मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक एवं चिंतक डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। 62 नंबर क्वेश्चन, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं क्या क्या है? ईश्वर को नायक के रूप में परिकल्पित करना, नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना करना प्रेम मार्गी सूफी में। तो चलिए कूट पहले देख लेते हैं। 2 कूट है, बी है ऑप्शन, बी में 1 और 3 है। तो कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना विशेषता है उनका, और ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना ये उनका मान्यता था सूफी मत का। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताओं में ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना शामिल है, जबकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना भी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानने की परंपरा है। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार और श्यामांग। तो दंतुल और अनुस्वार सभी को पता होगा, पात्र पे बहुत ऊपर से क्वेश्चन था, डीप नहीं था। तो दंतुल और अनुस्वार रानी के द्वारा आए हुए थे, दंतुल उनके मामा होते हैं।
2 और 3 यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के पात्र दंतुल और अनुस्वार हैं। दंतुल राजपुरुष हैं एवं अनुस्वार नाटक के में अधिकारी हैं, जबकि श्वेतांग और श्यामांग मोहन राकेश के ही नाटक लहरों के राजहंस। श्वेतांग और श्यामांग लहरों के राजहंस के पात्र हैं। श्वेतांग नंद के प्रधान कर्मचारी और विश्वास पात्र हैं और श्यामांग भी नंद का कर्मचारी है और वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, दूसरा है साहित्य का मर्म, तीसरा है मध्यकालीन धर्म साधना, चौथा है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीराम। तो व्याख्या के हिसाब से 2 और 3 इसके सही हैं। साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास डॉक्टर रामविलास की आलोचनात्मक कृति है एवं आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं। ख्याल, माच, नाचा, पंडवानी। तो नाचा और पंडवानी छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ से होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। नाचा और पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। नाचा और पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं, जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है तथा माच मालवा के प्रमुख लोक नाट्य रूप है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, माचली, मचैली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। पंडवानी शैली के गायन में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान मिला था। किसमें? पंडवानी गायन शैली के गायन में तीजन बाई को। अब आते हैं 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। मालवी एक तरफ है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो सबसे पहले बिहारी हिंदी से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये भोजपुरी हो जाएगा। बिहारी हिंदी, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी ABC बोली जाती है, यानी कि ये छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी में मालवी हो जाएगी और पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी हो जाएगी। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। 4 का 1, तो 4 का 1 एक ही में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बोली वर्ग एवं उनसे संबद्ध बोलियों का सही सुमेलन है। राजस्थानी में मालवी, पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, पूर्वी हिंदी में ABC है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 ही हैं, आसान है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी है। तो चलिए 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। घनानंद, बोधा, सुदन और पद्माकर। पद्माकर का जगत विनोद है, घनानंद का सुदन का सुजान चरित है, बोधा का वारिस है और घनानंद का लीला है। बोधा का लीला है और घनानंद का वारिस है, विरह वारिस, माफ़ी चाहती हूँ, घनानंद का वारिस होना चाहिए। घनानंद की लीला है और बोधा का वारिस है। तो यहाँ व से कनेक्ट कर लीजिएगा। ब से है बोधा और व से ही वारिस, दोनों एक ही जैसा है और बार बार ट्रिक लगाने के बाद भी चीज़ें थोड़ी सी ये से हो जाती हैं। तो चलिए आप लोग भी ट्रिक लगा के याद कीजिए, तभी चीज़ें याद रह पाएंगी। तो घनानंद की विरह लीला और बोधा का विरह वारिस, सूदन का सुजान चरित, पद्माकर का जगत विनोद। 68वें नंबर कवि, निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस, देवमाया प्रपंच। तो देवमाया प्रपंच देव का है, देवमाया प्रपंच देव की रचना है। तो चलिए ऑप्शन मिलाने की कोशिश करते हैं। तो 4 का 2, तो 4 का 2 एक ही ए ऑप्शन है, वही होना चाहिए आंसर। विज्ञान गीता जो है वो केशव की रचना है, विज्ञान गीता। ज्योत्सना जो है वो पंत की है, ये भी बहुत सभी को पता है। नवरस सेठ गोविंद दास जी की है, देवमाया प्रपंच देव की है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त में दिए गए प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों का सुमेलन इस प्रकार है। विज्ञान गीता केशव दास जी का है, ज्योत्सना पंत जी का है, नवरस सेठ गोविंद दास का है, देवमाया प्रपंच देवदत्त का है। अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादनों के साथ सुमेलित करना था। सभी को पता है, आसान है। कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का है, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरीशचंद्र। हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, तो प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण थे, ऐसा ट्रिक लगा लीजिए। सदादर्श श्रीनिवास दास, अभी मैं पीछे आप अगर शुक्ल जी का वाचन सुनते होंगे तो आज ही के वाचन में हुआ है सदादर्श का श्रीनिवास दास, ये सारी का।
चलिए व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त में से दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलन इस प्रकार है। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरीशचंद्र, हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण थे, सदादर्श, श्रीनिवास दास। आते हैं अब आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। मम्मट, भामह, शंकुक और विश्वनाथ। तो भामह सबसे पहले आए हैं, वो 6ठी शताब्दी के हो जाएंगे। भामह जो है वो 6ठी शताब्दी के हो जाएंगे। तो 2 का 4, 2 ऑप्शन में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मम्मट 11वीं शताब्दी के हैं, ऐसे ट्रिक लगा लीजिए। मम्मट को आप मोमबत्ती या कैंडल से, मतलब म से मोमबत्ती, म से ऐसे आप मन में ऐसे कल्पित कर सकते हैं। और एक एक कैंडल हम लोग जलाते हैं, एक एक मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं, तो एक एक मम्मट हो जाएगा। ऐसे ट्रिक बनाने के लिए मैं कह रही हूँ। तो वे 11वीं शताब्दी हो जाती हैं। तो 1 का 3। अब आता है ऑप्शन, निकल जाता है हमारा डी। अब इसी से हमारा शंकुक जो हो जाते हैं वो 9वीं शताब्दी के हो जाने चाहिए, और विश्वनाथ जो है वो 14वीं शताब्दी के हो जाना चाहिए। तो जब ऐसे शंकु, जब हम लोग मैथ में जाते हैं तो शंकु कोण को हम लोग शंकु बोलते हैं। तो शंकु में तो 9वीं, नो ऐसे करके ट्रिक बना लीजिए। शंकु के लिए कोई मैथ पढ़ना चाहता है बच्चा तो नो, सिर्फ इजी मैथ पढ़ना चाहता है। ऐसे ट्रिक लगा के ही जब चीज़ें आप याद करोगे, आत्मसात करोगे, तभी चीज़ें लॉन्ग टर्म तक बनी रह सकती हैं। अन्यथा आप पढ़ोगे 2 दिन बाद निकल जाएगा, पढ़ोगे 2 दिन बाद निकल जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। आप बार बार कर्म करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िएगा, तभी चीज़ें आपके आत्मसात होगी और आप विजय प्राप्त कर सकते हो। तो 70 तक क्वेश्चन हो चुका है। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगी यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।